हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारी जो फ्लेमिंगो की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम थोड़ा और आगे बढ़ने जा रहे हैं। और क्योंकि हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर, जो कि आप जानते हैं कि क्या है, द रैट ट्रैप। तो इनके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, और एक्चुअली ये लेडी हैं। तो इन इस चैप्टर की ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये होगा पार्ट 1। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने आपके लिए 2 कोट्स रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये चैप्टर से बहुत डीपली रिलेटेड थे, इसलिए मुझे लगे कि यहाँ पे इसको ज़रूरी है रखना, या ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आपको पता होना। तो देखिए, पहला कोट है, ये हमारे महात्मा गांधी जी का ही कोट है, कैन आई फॉर ए आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल नेशन ब्लाइंड। और दोनों ये कोट है, इसमें मेन जो उनका कहने का मतलब है कि हर समय नफ़रत की भावना के बजाय उनका लव की जो फीलिंग है उसको आपस में परपेचुएट करना, ये उनका मोटिव है। सेकंड कोट हम देखते हैं, हेट द सिन लव द सिनर। यानी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी को प्रेम करो, पापी तो बदल जाता है। और यही चीज़ हम इस स्टोरी को देखेंगे स्टोरी में देखेंगे। अगर आपने कहीं भी ये समरी सुनी है या कहीं भी पहले पढ़ रखा है इस चैप्टर को, तो आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे मैं किस इंसिडेंट की ओर इशारा करना चाह रहा हूँ इस लाइन से। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको उस समय भी एक बार रिकॉल करा दूंगा। इसकी आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी, आप जानते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। हम लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं, प्लस डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी हम उसमें कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले करते हैं अबाउट द ऑथर। तो अबाउट द ऑथर आप जानते हैं सेल्मा लेगरलॉफ, जो मैंने पहले भी लिख रखा था, ये इनके ऑथर हैं। सेल्मा लेगरलॉफ वॉज अ स्वीडिश राइटर, ये स्वीडन की लेखिका हैं, हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिनकी कहानियाँ कई और भाषाओं में भी ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। ठीक है, ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और इनकी स्टोरी का एक यूनिवर्सल थीम, एक कॉमन थीम क्या होता है कि वो आगे आगे की लाइन में, ए बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कहने का मतलब कि एक ऐसा बिलीफ कि जो एसेंशियल गुडनेस, जो एक अच्छाई हर इंसान के अंदर रहती है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रहती है, उसको अवेक किया जाता है। कई बार वो छुप जाती है, कई बार वो सो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग गलत राह पे चले जाते हैं। तो उस वापस से उस अच्छाई को जगाया कैसे जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग, समझ करके उस आदमी को, उसे प्रेम दे करके, उसकी बातें समझ करके और उसे प्रेम दे करके, वो जो उस उनमें जो खराबी जो आ जाती है उस, और उनके अंदर जो एक अच्छाई हमेशा से रहती है, उसको वापस से अवेकन करने का ज़रिया प्यार और समझ ही है। समझ का यानी कि सामने वाले को समझना, सामने वाले की बातों को समझना, सामने वाले के बिलीफ्स को समझना। ठीक है, और ये क्या है? ये इनकी कहानियों का एक यूनिवर्सल थीम है। यानी कि इनकी लगभग सारी ही कहानियों में ऐसा कुछ थीम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस में आप इसको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को। दिस स्टोरी इज सेट अमिट्स। अब देखिए, सेटिंग की बात कर रही हैं, सेटिंग की बात बताया जा रहा है हमको कि कहाँ पे सेट हुआ है, कहाँ पे की ये कहानी है। सेट अमिट्स द माइंस ऑफ स्वीडन। तो ये कहाँ की कहानी है? माइंस ऑफ स्वीडन, खदानें जो होती हैं, खाने जो होती हैं स्वीडन की, वहाँ पे। ठीक है, रिच इन आयरन ओर। और वो खदानें, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ये खदान और जो खाने हैं स्वीडन की, ये रिच होती है आयरन ओर से। यानी लोहा जो होता है यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। जिनका जिक्र यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है, जिनका जिक्र इनकी पौराणिक कहानियों में, हिस्ट्री की किताबों में, प्लस इनके लीजेंड्स में, लीजेंड्स यानी पुरानी कथाओं में भी है। कहाँ की? स्वीडन की। अब देखिए, द स्टोरी इज टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ फेयरी टेल। और स्टोरी कैसे कही गई है, कैसे बताई गई है? एक परियों की कहानियाँ जैसे होती है, फेयरी टेल जैसे होती है, उस तरह से हमको ये कहानी बताई गई है। तो ये बता रहे हैं कि ऑथर किस तरह से, उनका लिखने का तरीका है, लिखने का स्टाइल उनका कैसा है। नेक्स्ट देखिए, रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है। रैट ट्रैप आगे भी हम देखेंगे। तो रैट ट्रैप जहाँ भी आएगा, क्योंकि
नाम ही रैट ट्रैप है स्टोरी का, प्लस अंदर भी एक बार जिक्र है, तो आप ऐसे समझ लीजिए रैट ट्रैप माने कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और वायर का होता है। रैट ट्रैप तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हमें जो बताया गया है कहानी में, हमें जो स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया रैट ट्रैप, वो कुछ इस तरह का वायर रैट ट्रैप डिस्कस किया गया है, जो कि इनका प्रोटैगनिस्ट है, जिसके बारे में भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। वो इस तरह के जो रैट ट्रैप्स हैं, जो चूहे पकड़ने की चूहेदानी है, उनको बना करके बेचता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एज अ फिगर दिखा दिया। ये आपके एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, मैंने एक बार इसको और ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, अब हम आते हैं मेन टेक्स्ट पे। हम मेन टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो कि वेंट अराउंड, कहीं इधर उधर घूमा करता था, सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। और क्या बेचा करता था? छोटे छोटे रैट ट्रैप, चूहेदानी, जो कि तार से बने थे, और जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, तार से बने हुए चूहेदानी। चलिए, he made them by himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms। और वो उनको कब बनाया करता था? पहले तो वो खुद से उनको बनाया करता था, मेड देम हिमसेल्फ, अपने आप से बनाया करता था, एट ऑड मोमेंट्स। अब देखिए, ऑड मोमेंट्स का यहाँ मीनिंग होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, जो उसका फ्री टाइम्स कभी कभार वो निकाल लेता था और कामों से, और जो उनको उसको और भी बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे कहीं जाना, खाने के लिए राशन वगैरह लेने जाना। तो इन सब कामों से जब भी उनको समय मिलता था इस आदमी को, तो वो क्या करता था? ये छोटे छोटे रैट ट्रैप बनाता था और उनको बेचा करता था। और किससे बनाया करता था? फ्रॉम द मटीरियल। किस मटीरियल से बनाया करता था? ही गॉट बाय बेगिंग, या तो भीख मांग करके। कहाँ पे? स्टोर्स में और बिग फार्म्स में। तो जब वो भीख मांगा करता था इन छोटी छोटी दुकानों में या बड़े फार्म्स में जा करके, वो तार या कुछ बांधने की चीज़, इन सब चीज़ों के जब भीख मांग कर ये सब चीज़ बना लिया करता था। बट इवन सो, क्योंकि और ऐसा क्यों करता था, इससे हमें क्या समझ में आया कि वो बहुत गरीब आदमी था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना करने के बाद भी, जब उसका कॉस्ट कुछ नहीं पड़ता था, वो भीख ही मांग रहा होता था, तब भी उसका ऐसा समझ लीजिए कि वो बिकता नहीं था या बहुत ही कम रेट में बिकता था। तो द बिजनेस, जो वो काम कर रहा होता था, वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थिवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसको क्या करना पड़ा? रिसॉर्ट का मतलब होता है, देखिए, टर्न टू अडॉप्ट। और टर्न टू अडॉप्ट का मीनिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, विवशता या मजबूरी के कारण कोई काम को अडॉप्ट कर लेना, कोई काम करने लगना। ठीक है। टू बोथ बेगिंग, अब देखिए, भीख तो पहले भी मांगता था, लेकिन अब क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि ये बिजनेस इसका काम नहीं कर रहा था, तो बेगिंग उसको उसके लिए, अभी तक ये भीख मांगता था तार के लिए, जिससे वो अपना रैट ट्रैप्स बनाता था। अभी वो बेगिंग, खाने के सामान या पैसों के लिए बेगिंग। और दूसरा पेटी थिवरी, पेटी मतलब होता है छोटी और थिवरी मतलब होता है चोरी। ये सब करने के लिए टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि स्टे अलाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन वक्त में जिंदा रहने के लिए ये सब काम उसको करने पड़ते थे मजबूरी में। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग, और इसके बाद भी, अच्छा पूरा स्टेटमेंट पढ़ देते हैं हम। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। और इन सब के बाद भी, इवन सो का मतलब इन सब के बाद भी, उसके कपड़े थे रैक्स। रैक्स का मतलब होते हैं फटे और पुराने हुए। his cheeks were sunken, उसके जो गाल थे वो धंसे हुए थे। and hunger gleamed in his eyes, और भूख उसकी आंखों से gleamed, gleamed का मतलब होता है शाइन करना बहुत ब्राइटली उसकी आंखों से, यानी उसकी आंखों में भूख दिख रही होती थी, वो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खा पाता था। Next line, no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his meditations। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी नहीं सोच सकता था, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कितनी सैड, सैड मतलब आप जानते हैं दुख भरी, और मोनोटोनस यानी कि एक जैसी लाइफ, उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं थे, यानी कोई खुशी नहीं होती थी, कभी कुछ ऐसा अलग नहीं होता था उसकी ज़िंदगी में, बहुत डल और बोरिंग सी लाइफ थी। कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड,
और कोई ये नहीं इमेजिन कर सकता कि उसकी ज़िंदगी कितनी डल और बोरिंग हुआ करती थी। और वैगाबॉन्ड का मतलब है, वैगाबॉन्ड उसी आदमी को डिस्क्राइब करने का तरीका है, उसी आदमी को डिस्क्राइब करने का एक सिनोनिम है। और इसका मीनिंग होता है वैगाबॉन्ड का, अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसके पास कोई जॉब नहीं होती है, उसका कोई घर नहीं होता, उस आदमी को हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। ठीक है। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड, जो प्लॉडिंग करता है, प्लॉड करने का मतलब होता है भारी कदमों से चलना, यानी कि वॉक स्लोली एंड हैवी, धीरे धीरे और भारी कदमों से चलना, अलॉन्ग द रोड। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और मेडिटेशंस का मतलब है यहाँ पे अपने थॉट्स, अपने विचार। और लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन का पूरा मीनिंग होगा कि अपने ही विचारों में खोया हुआ रहना, अपने ही मन में कुछ कुछ सोचते रहना। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थाट, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो आदमी था, दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट, और इसके मन में एक विचार आया। ठीक है, वो विचार क्या था हम नेक्स्ट देखते हैं। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और जो कि उसको क्या लगा, उसको ऐसा सीम हुआ, ऐसा लगा उसको कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छा थॉट आया था उसके दिमाग में। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में नॉर्मली सोचता रहता था, ऐसे भी थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप ने क्या, चूहेदानी के बारे में सोचता रहता था। व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल, आगे पढ़ते हैं हम। तो तभी उसको क्या आया, स्टक बाय द आइडिया मतलब उसको बहुत अचानक से एक आइडिया आया, क्या कि सारा, द होल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है, the whole world about him, the whole world with its lands and seas and its cities was nothing but a big rat trap। और उसको क्या चीज़ का आइडिया आया, देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे, he was struck by the idea that the whole world about him, उसके चारों ओर, about him का मीनिंग उसके चारों ओर, about him यानी माने कि उसके चारों ओर, the whole world with its lands यानी कि वो पूरा संसार, उसकी लैंड्स, उसकी ज़मीन, उसकी जो दरिया पानी जो होता है, इट्स सिटीज़, सिटीज़ यानी शहर, विलेजेस यानी कि गांव, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, और क्या था, कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा सा चूहेदानी है, बहुत बड़ा सा रैट को पकड़ने के लिए तरीका लगाया हुआ है, बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। It had never existed for any other purpose other than to set baits for people, और ये आज तक इसके पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय एक काम के, क्या वो काम है, टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट्स। बेट्स का मतलब होता है, वैसे समझिए कि ऐसे मतलब कि कोई चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ सामने रख रहे हैं, कोई प्रलोभन दे रहे हैं, प्रलोभन आप समझते हैं, यानी कोई लालच दे रहे हैं, लालच सेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब शेर या टाइगर्स को कई बार होते हैं ना कि वो उसमें घुस जाते हैं, कई बार विलेजेस में घुस जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी सिटीज़ में घुस जाते हैं, तो अक्सर क्या किया जाता है कि कोई ऐसी अधमरी सी या एकदम बेकार सा कोई ऐसे जानवर, जैसे फॉर एग्जांपल गोट्स वगैरह, जिनके अंदर बिल्कुल जान नहीं होती है, मरने वाली होती हैं, उनको लिया जाता है और उनको बांध दिया जाता है। आप जानते हैं कि शेर ये सब चीज़ को खाते हैं, ठीक है, ये शेर मांसाहारी होता है, वो उसको खाता है। इस वजह से वो जैसे ही उनके पास आता है उनको अटैक करने, तो अटैक कर भी लेता है, कई बार नहीं भी कर पाता है, तो उस पर हम ट्रैंकुलाइजर गन मार देते हैं, या उस पर वेब फेंक करके उस शेर को हम पकड़ लेते हैं। टाइगर लेपर्ड अक्सर घुस जाते हैं, तो उनके लिए बेट सेट किए जाते हैं। तो बेट क्या है, एक्चुअली एक लालच सेट किया जाता है जिसकी तरफ वो इंसान खींचा चला जाता है। इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें शेर जो था वो खींचा चला आया उस गोट की तरफ जो उसके लिए बेट थी, और उसको पकड़ लिया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो उसकी तरफ खींचा चला आया, उससे उसका नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि वो अब पकड़ लिया गया, जिसके भी द्वारा उसने पकड़ा गया हो। अगर वो कई बार उनको शिकारी ही पकड़ लेते हैं इस तरह से, तो उनका नुकसान हो जाता है उससे। तो आगे हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने, ऑथर ने बोला है कि इसके पास और कोई काम नहीं है, किसके पास, वर्ड के पास। ये सारी जो दुनिया है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और लोगों के लिए इस तरह की लालच सेट करने के अलावा इसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, और इसकी क्या क्या ऑफर करती है, रिचेस बहुत पैसा और खुशहाली, जॉयस मतलब खुशहाली, शेल्टर यानी कि छत ऑफर करती है, खाना ऑफर करती है,
हीट गर्मी, गर्मी यहाँ पे इस फॉर्म में ली गई है कि जो आरामदायक गर्मी होती है। एंड क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग यानी कपड़े। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, और ठीक उसी तरह से ये जो सब कुछ उसके अंदर की जो दुनिया है, ये जो कुछ भी हमारी दुनिया हमें ऑफ़र करती है, खुशियाँ हर तरफ, खाना हर तरफ, ठीक है, क्लोथिंग हर तरफ, ये सब चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करने की चीज़ करती है, यही चीज़ जो रैट ट्रैप भी करता है। रैट ट्रैप क्या करता है? रैट ट्रैप के अंदर आप जानते हैं कि हम चीज़ या ऐसा कोई चीज़ लगा देते हैं जिसकी तरफ चूहे को पकड़ने के लिए होता है। तो चीज़ या पॉर्क, पॉर्क माने होता है सुअर का मीट, ठीक है, पिग के मीट को हम बोलते हैं पॉर्क। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him and then everything came to an end. और जैसे ही, और अगली लाइन में ऑथर बता रहे हैं कि जैसे ही, as soon as anyone, जैसे ही कोई आदमी, कोई भी अगर उसकी तरफ टेम्प्ट हो जाता है, टेम्प्ट होने का मतलब लालच के साथ अट्रैक्ट हो जाता है उस तरफ, टू टच द बीट, और उसको एक बार टच कर लेता है। आप जानते हैं कि जैसे चूहेदानी को आप टच करेंगे उसका गेट बंद हो जाता है, इट क्लोज ऑन हिम, और वो उसमें फंस जाता है। जैसे ही कोई आदमी उस बेट को टच कर लेता है, उसकी तरफ खींचा चला आता है, लालच हो जाती है उसको, वो उस पर बंद हो जाती है, और सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है इसके साथ। एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो ये सब उसके दिमाग में, जो हमारा वैगाबॉन्ड है, जो हम, अब देखिए वैगाबॉन्ड, उसका जो कुछ भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, हम उसको पेडलर बोलेंगे। पेडलर का मीनिंग क्या होता है? पेडलर का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो घूम घूम के अपना सामान बेचता है। अब ये देखिए, आप जानते हैं कि छोटे छोटे वायर के रैट ट्रैप बेचता है, तो हम उसको आगे भी पेडलर के नाम से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो पेडलर है हमारा, ये सब अपने दिमाग में ये सोच रहा है। The word had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो जो दुनिया थी, the word had, of course, never been very kind to him, और क्योंकि उसकी इतनी ख़राब सिचुएशन थी, तो उससे ये बात समझ में आती है कि दुनिया जो थी इसके लिए एक बहुत अच्छी जगह नहीं थी, और ये पूरी दुनिया उसको बहुत क्रूअल लगती थी, ठीक है। नेवर बीन वेरी काइंड का मतलब है कि उसको बहुत क्रूअल लगती थी ये दुनिया, बहुत जालिम सी लगती थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड, देखिए यहाँ पे वांटेड की स्पेलिंग गलत लिखी है, और ये मैथ्स में कुछ कर नहीं सकता, एनसीईआरटी में गलत लिखी है, W के बाद A होगा, ठीक है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय का मीनिंग होता है ना चाही हुई खुशी। ना चाही हुई खुशी का मतलब कि अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं, इससे आपको खुशी मिलती है, तो वो गलत खुशी है, वो ऐसा आपके साथ, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। और इसी चीज़ को ऑथर एक्सप्लेन करने के लिए कह रही है अनवांटेड जॉय। कोई भी नहीं चाहता कि हम बुरा सोच करके खुश हों, लेकिन उसको, क्योंकि इसको दुनिया बहुत क्रूअल लगती है, तो चाहता है कि अगर दुनिया का बुरा होगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ों को अनवांटेड जॉय वो कह रही है। टू थिंक इल ऑफ इट, इट का मतलब दुनिया के बारे में बुरा सोचना, इन दिस वे, इस तरह से बुरा सोच, इस तरह से मतलब जो अभी वो सोच रहा था कि लोग आते हैं रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे ही इसको छूते हैं उसमें बंद हो जाते हैं, ये सब चीज़ें सोचता है, उसको उसमें बहुत अच्छा लगता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम, ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग। आगे देखते हैं हम। तो ये उसका बहुत ही चेरिस्ड का मतलब होता है कि बहुत हैप्पी, ठीक है। हैप्पी पास टाइम का मतलब टाइम पास जिसे हम कहते हैं, वो हो गया था उसका। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी का मतलब होता है डल या फिर बहुत बोरिंग। प्लॉडिंग्स का मतलब आप जानते हैं, प्लॉड का मतलब मैंने आपको बताया, तो धीरे धीरे चलना, ठीक है, भारी कदम से चलना। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। और क्या उसका पास टाइम था? उन लोगों के बारे में सोचना जिनको वो जानता है। पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ, उन्होंने अपने खुद को अपने आप को अलाउ किया उस डेंजरस स्नेयर का मतलब होता है फंदा या फिर ट्रैप, ठीक है, उसमें फंस जाने के लिए। और अदर्स, और भी जो दूसरे लोग जो उसी बेट को पाने के लिए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई जानवर वगैरह होते हैं, वो पहले चारों ओर से चक्कर काटते हैं उसके देखने के लिए, उसको हर तरफ से वॉच करने के लिए कि किस तरफ से रास्ता है, कोई भागेगा अगर ये बेट यानी कोई जानवर, तो हम इसको किस तरह से पकड़ेंगे। तो
एक बार वो चक्कर ला के देखते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि उसी तरह इंसान भी इसी बेट्स में किस तरह से कुछ लोग फंस चुके हैं और कुछ लोग अभी भी उस बेट के अराउंड सर्कलिंग लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग। ट्रजिंग का मीनिंग होता है वही सेम मीनिंग, धीरे धीरे चलना, ठीक है, स्लोली हैविली चलना। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। और जैसे एक रात हो गई थी, लगभग डार्क इवनिंग हो गई थी, और वो जैसे चल रहा था भारी कदमों से सड़क पर, तो उसे क्या दिखा, कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज यानी कि घर, जो कि रोड साइड, रोड के बगल में बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने क्या किया, वो उसके वहाँ पे गया और डोर पर नॉकिंग की, पूछने के लिए कि क्या मुझे यहाँ पे आज रात में रहने को शेल्टर मिल सकता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उससे मना भी नहीं किया गया। रिफ्यूज का मतलब मना करना, लेकिन नॉर लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कि इसको मना नहीं किया गया, यानी उसको अलाउ कर दिया गया कि तुम ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, तुम बिता लो रात यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज अ ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और यूजुअली इसने बताया कि उसको क्या मिलता था, सोर फेसेस, यानी खट्टा खट्टा चेहरे, मतलब कि बहुत एंग्री फेसेस, कोई उसको ना, क्योंकि वो बहुत रैक्स में था, बहुत ख़राब उसकी स्थिति थी, तो उसको कोई भी अलाउ नहीं करता था अपने घर में। तो सोर फेसेस कह के, कुछ उसको बुरा भला कह के वो लोग उसको भगा दिया करते थे। विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, वो उसको रेगुलरली मिला करते थे, मतलब इस तरह के लोग उसको नहीं मिलते थे जो उसको अलाउ करे अंदर, ठीक है। द ओनर, बल्कि इसके अलावा इंस्टेंट लगा हुआ है, तो कह रहा है इसके अलावा जो ओनर था वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो कौन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी वाइफ भी नहीं थी और कोई बच्चा भी नहीं था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और वो खुश था किसी को पा करके, अपनी लोनलीनेस में किसी से बात करके, क्योंकि वो अकेला रहता था उस पूरे कॉटेज में, तो उसको मिल गया था कोई साथी जो उससे बात कर सकेगा। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। और जैसे ही वो अंदर आया, उसके बाद उसने तुरंत ही पॉरेज यानी कि होता है दलिया होता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप दलिया जानते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन जानते होते हैं, नहीं भी जानते हैं मान लीजिए आपके घर में नहीं बनता है, तो ऐसे समझिए कि थिक कलर का, वाइट कलर का फूड होता है, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ओट्स वगैरह होते हैं, ये बॉईल किए जाते हैं मिल्क के साथ या पानी के साथ, और गरम गरम ही खा लिए जाते हैं, थिक लिक्विड सा हो जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद जो पॉरेज उसने पॉट में रखी हुई थी, उसको उसने तुरंत ही फायर पे यानी कि आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। एंड गेव हिम सपर, सपर होता है पुराना टर्म है, ये पहले के समय में दिन का आखिरी नाश्ता, जो आखिरी खाना जो हुआ करता था, उसको सफर बोलते हैं, तो आज के समय में हम इसको डिनर कह सकते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज, और उसके बाद उसने क्या किया, कार्व्ड ऑफ का मतलब काट करके निकाला, बिग स्लाइस बहुत ही बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, टोबैको यानी आप जानते हैं तंबाकू कहते हैं इसको, उसके रोल्स में आते हैं, उसमें से एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा जो एक इंसान के लिए नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मतलब कि दोनों के लिए निकाला था। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा टोबैको रोल में से पीस काटा, और एक तरह से स्ट्रेंजर, जो कि हम जानते हैं स्ट्रेंजर किसको बोला जा रहा है, वही हमने क्या बोला था कि हम उसको पेडलर बोलेंगे आज से, ठीक है, उस समय के बाद से हम उसको पेडलर बोलेंगे। तो एक स्ट्रेंजर यहाँ पे पेडलर है उसको बोला जा रहा है, और उसके खुद के लिए, इन दोनों के लिए उसने टोबैको का रोल काटा। फाइनली ही गॉट, यानी कि वो लोग सपर जो डिनर था वो खा चुके थे, उसके बाद वो टोबैको उन्होंने ली। उसके बाद फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसके बाद उन्होंने, उस आदमी ने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाला, एक पुराना ताश के पत्तों का पूरा सेट निकाला, और उसके बाद क्या किया, एंड प्लेड मेजोलिस, ठीक है, मेजोलिस इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और क्या किया, जो गेस्ट था, गेस्ट आप जानते हैं किसको बोला जा रहा है, उसी पेडलर को जो रैट ट्रैप बेचता है, उसके साथ मेजोलिस खेला तब तक जबकि सोने का वक्त नहीं हो गया, बेड टाइम नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco।
जो बूढ़ा आदमी था, अब देखिए पॉरेज और टोबैको, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि ये बाहर का आदमी है, ये क्यों खा रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं सोचा। बहुत जेनरस, देखिए जेनरस का यहाँ पे मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मतलब उदार या उस टाइप का आदमी जो अपना सामान को बांटने या गरीबों को देने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। तो वो उतना ही जनरस अपने, जिस तरह से पॉरेज और टोबैको के केस में था कि उसको पॉरेज तुरंत खिलाया, उसने टोबैको काट करके दी, उतना ही उसने अपने कॉन्फिडेंसेस होता है सीक्रेट, ठीक है। आप बोलते हैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सीक्रेट रखना, इस चीज़ को किसी को बताना नहीं। तो विथ हिज कॉन्फिडेंसेस यानी सीक्रेट्स, उसके साथ भी उतना ही जनरस था। जनरस यानी कि वो भी बता दे रहा था इसको पॉरेज टोबैको देने के जितना उसको भी बता दिया। तो क्या बताया वो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो गेस्ट आप जानते हैं उसी पेडलर को बोला जा रहा है, बार बार अलग अलग नाम यूज़ कर रहा होता है। तो गेस्ट जो था उसको बताया गया, उसको इन्फॉर्म किया गया कि वंस एट वंस मतलब तुरंत ही बताया गया ये बात, दैट इन डे एंड इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली के दिन थे, जब वो जॉब करता था, जो उसका होस्ट था, होस्ट यानी कि वो बूढ़ा आदमी जो उसके साथ मेजोलिस खेल रहा था, वो क्या था, वो क्रॉफ्टर था। देखिए क्रॉफ्टर का मीनिंग होता है एक ऐसा आदमी जो कि एक रेंटेड लैंड पर काम कर रहा होता है। और कहाँ पे, एट रैम्सजो आयरन वर्क। अब बहुत से लोग, आपके मन में प्रश्न उठेगा, सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि रैम्सजो आयरन वर्क में क्रॉफ्टर कैसे हो सकता है, एक आयरन वर्क्स में एक फार्मर क्या काम कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से हो सकता है कि जो आयरन वर्क्स होती हैं वो बड़ी बड़ी फील्ड्स में लगाई जाती हैं। अब क्या होता है कि फील्ड्स बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसके साइड में जो क्या होता है, फॉरेस्ट जैसे लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे ट्रीज लगा दिए जाते हैं, या फिर वो लैंड लीज पे दे दी जाती है। लीज पर यानी कि कुछ समय के लिए उस पर उठा दी जाती है, रेंट पे उठा दी जाती है किसी किसी को, फार्मर्स वगैरह को, जिससे वो खेती करें। और खेती वगैरह करने से क्या होगा कि थोड़ा सा उसका आसपास का एरिया भी सुंदर लगेगा, क्योंकि वो आप जानते हैं फैक्ट्री का एरिया था, प्लस ट्रीज वगैरह लगे रहेंगे, तो उससे थोड़ा सा पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता रहेगा। तो उस तरह का काम वहाँ पे करता रहता था ये। तो क्रॉफ्टर था, एक लीज लैंड में काम करता था। वो लैंड कहाँ पे थी, रैम्सजो आयरन वर्क्स में थी, उसी कैंपस में थी। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब देखिए खुद ही बता रहा है कि ज़मीन में काम किया करता था, यानी फार्मिंग वाला काम किया करता था, मजदूर वाला काम किया करता था, जो मतलब उसमें फार्म पे काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू द डे लेबर। लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चला है, अब वो काम नहीं कर सकता। तो वो लेबरिंग वाला काम, फार्मिंग वाला काम, खेती बाड़ी, ये सब अब नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चली थी, बूढ़ा हो गया था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। और अब जो थी उसकी गाय जो थी उसने पाल रखी थी, वो अब पूरे तरह से उसको सपोर्ट कर रही थी। यस दैट बॉसी। अब देखिए बॉसी क्या होता है, नाम नहीं है काऊ का ये। बॉसी मतलब होता है यूएस इंग्लिश में इनफॉर्मल, जो यूएस इनफॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें बॉसी का मतलब काऊ ही होता है। तो आप बॉसी का मतलब काऊ ही लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर अंडरलाइन करके, बॉसी का मतलब काऊ। तो वही कह रहा है कि यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मेरी गाय जो है, वो जो गाय है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, नॉर्मल गाय नहीं है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो क्रीमरी आप जानते हैं जहाँ क्रीम वगैरह बनता है, आप केक खाते होंगे उसके ऊपर क्रीम लगी रहती है, तो वहाँ पे क्रीम जहाँ पे बनती है मिल्क में से, तो उसके लिए इनकी जो गाय है वो रोज़ एवरी डे रोज दूध दे रही थी। एंड लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट। और पिछले ही महीने उन्होंने क्या पाया है, 30 क्रोनोर। देखिए क्रोनोर यहाँ पे स्वीडन की बात हो रही है, स्वीडन में करेंसी उस वक्त क्रोनोर, आज के समय में आप सर्च करेंगे तो KRONA क्रोना दिखेगी, तो पहले के समय में वो क्रोनोर हुआ करती थी। और जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, आज का जो रेट है एक क्रोनोर लगभग 8.3 रुपीज़ के बराबर है। ऐसे जनरल पर्पज़ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इन पेमेंट, तो देखिए उसने क्या बोला कि जो लास्ट मंथ था इन सभी से उसने कितना कमाया, दूध बेच करके क्रीमरी को 30 क्रोनोर पेमेंट, उसने अपना प्रॉफिट कमा लिया, अपना पैसा उसने कमा लिया इतना।
द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब होता है डिसबिलीविंग या अनबिलीविंग, यानी कि उस बात को ना मानना। और स्ट्रेंजर आप जानते हैं कौन था, वही पेडलर। तो वो जो था मानो वो बात मानने को तैयार ही ना हो। वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ तो तुम नहीं कर सकते, दूध बेच करके 30 करोड़ नहीं कमा सकते। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और ये बार बार ये ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं किया उसने, और ओल्ड मैन जो था तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। वेंट टू द विंडो, और विंडो यानी खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर पाउच वहाँ पे टंगा हुआ था या रखा हुआ था, वहाँ से एक लेदर पाउच निकाला। अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है विच हंग ऑन ए नेल, एक नेल के ऊपर ये टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, और उसी विंडो फ्रेम में जो नील गड़ी हुई थी उसी में ये टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट, और उसमें से क्या निकाला, पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। बिल्स यानी के करेंसी नोट्स, तो 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी मुड़े हुए करेंसी नोट्स निकाला उसने। तो आप जानते हैं 3 नोट्स निकाला, और 10-10 के नोट से 10-10 क्रोनोर्स के नोट थे, तो तीनों मिला के 30 क्रोनोर हो गए। यानी वो एक तरह से प्रूफ देना चाहता था। These he held up before the eyes of his guest, और इसको क्या कैसे दिखाया, कहाँ दिखाया, ठीक उस गेस्ट के आंखों के सामने लाकर के दिखाया। और नॉडिंग नोइंगली, अब देखिए आप कोई, अगर आप किसी से बहस कर रहे हो और आप प्रूफ के साथ उसको ये बात प्रूव कर देते हैं कि आप ही सही हैं, आप ही की बात सही है, तो आप सिर जैसे हिलाने लगते हैं ना, तो उस तरह से वो सिर हिलाने लगना, ये जानते हुए कि अब वो जीत चुका है। मतलब वो उसने अपने आप को प्रूव कर लिया कि देखो मैंने 10 करोड़ के 3 बिल्स यानी टोटल 30 करोड़ केवल दूध बेच करके, जो बॉसी इनकी थी, जो गाय इनकी थी, उससे लास्ट मंथ, पिछले महीने इतना कमा लिया है। नेक्स्ट, एंड देखिए लास्ट वर्ड था एंड, ठीक है, इतना उसने किया, सॉरी, एंड देन स्टफ्ड देम बैक। स्टफ्ड आप जानते हैं वापस रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक, और उनको उसी तरह से जैसे वो रखे हुए थे उसी तरह से उनको वापस रख दिया। बैग देम इनटू द पाउच, उसी पाउच में, उसी लेदर के पाउच से जहाँ से उन्होंने निकाला था उससे वापस रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अब देखिए गुड सीजन 2 बार आया है चैप्टर में, तो पहला आप यहाँ पे जान लीजिए, दूसरी बार मैं आपसे पूछूंगा, तब तक याद रखिएगा। कहाँ तक आया, अगर आपको याद पता है, पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो गुड सीजन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। गुड सीजन का मीनिंग होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, जल्दी उठ गए थे ये, और दोनों ही लोग उठ गए थे, बोथ मैन, ऐसा नहीं कि कोई एक सो रहा था देर तक। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था, अब देखिए यहाँ पे ये अभी तो क्रॉफ्टर नहीं था, लेकिन इसको आगे भी चैप्टर में हम द क्रॉफ्टर के ही नाम से इसको डिनोट करेंगे। वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और उसको किस बात की जल्दी थी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि आप जानते हैं सुबह सुबह दूध निकालने का, दूध दोहने का टाइम होता है। तो द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क द काउ, मिल्किंग करना मतलब दूध निकालना, और क्रॉफ्टर को जल्दी थी वो करने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गॉटन अप, और जो दूसरा आदमी था, दूसरा आदमी कौन, जो कि स्ट्रेंजर, जो कि हमारा पेडलर था, उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा बेड पर लेटे रहना जब हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस यानी घर का मालिक जो है, जो कि ओल्ड मैन था, वो उठ गया है और मैं बेड पे पड़ा रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने ही उस छोटे से घर को, कॉटेज को, सेम टाइम, एक ही समय पर उन दोनों ने बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, और वो जो क्रॉफ्टर था वो बाहर जल्दीबाजी में था, और क्रॉफ्टर ने तुरंत क्या किया, उस डोर को बंद कर दिया, लॉक कर लिया, और जो चाबी थी, की थी, उसको अपने पॉकेट में, अपनी जेब में डाल लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप्स, जो वही हमारा पेडलर है, मैन विद द रैट ट्रैप्स का मतलब हमारा पेडलर, सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने क्या कहा कि गुड बाय मतलब बाय बाय कहा, और थैंक यू भी कहा उसको रात में शेल्टर देने के लिए और खाना भी देने के लिए, खाना भी, पॉरेज उसने खिलाई थी। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रास्ते, देयर अपॉन का मतलब उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। वो अपना चला गया गाय को दूध निकालने, या वो अपने क्रीमिंग फैक्ट्री की तरफ चला गया, और ये जो था वो आगे, वो तो घूमता रहता था स्ट्रेंजर पेडलर, तो वो आगे बढ़ गया
और अपना कहीं आगे देखा कि कहाँ अब आगे जाया जाए। उसके बाद बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। और ठीक आधे घंटे बाद जो रैट ट्रैप पेडलर था वो स्टूड अगेन वापस से आके खड़ा हो गया उसी डोर के सामने जहाँ वो पहले उस दिन नॉक किया था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। डिड नॉट ट्राई टू गेट इन का मतलब अंदर जाने की कोई कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वहाँ दरवाजे से वो विंडो की तरफ गया। ठीक है। स्मैश्ड ए पेन, पेन यानी कि होता है विंडो पेन, आप जानते होंगे शीशे के पेन को हम शीशे का जो लगा रहता है उसे हम पेन कहते हैं। और उसको स्मैश करना तो आसान भी होता है, तो उसको तोड़ दिया उसने। स्टक इन हिज हैंड एंड अपने, और उसके बाद स्टक इन हिज हैंड यानी कि अपने हाथ को उस पेन में से, टूटे हुए पेन में से अंदर घुसाया और गॉट होल्ड ऑफ द पाउच। और जो पाउच था, क्योंकि उसने बताया था पेन में ही एक शीशा, पेन यानी कि जो सपोर्टिंग फ्रेम होता है वो लकड़ी का होता है। उसमें यूजुअली आप ये यूजुअली हम क्या करते हैं, उसमें लकड़ी से नेल को लगा करके उसमें हम अपने सामान को टांगते हैं। तो वैसे इसने भी किया था, और इसलिए उसका पाउच जो था वो बहुत इजी था उस पेन से निकाल लेना। तो अपना हाथ अंदर डाल के उसने उस पाउच को निकाल लिया विद द 30 क्रोनोर। देखिए वही है पाउच जिसमें 30 क्रोनोर का 3 करेंसी बिल थे, 10 क्रोनोर के, यानी टोटल 30 क्रोनोर थे। ही टुक द मनी, और उसने क्या किया, उसको पैसा जान ही गया था कि कहाँ रखा है, तो उसने पैसे निकाल लिए एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। थर्स्ट का मीनिंग घुसा लिया अंदर, अंदर अपने जल्दी से पूरी ताकत के साथ अपने जेब में रख लिया, इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी ही पॉकेट में रख लिया उन तीनों नोट्स को निकाल करके। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। और बड़ी ही सावधानी के साथ अब उसने जो लेदर पाउच था उसको वैसे ही टांग दिया जैसे वो पहले टांगा था, क्योंकि अब वो पैसे तो निकाल ही चुका था, और उसी प्लेस में, और वहीं से वहाँ से वापस अपने आगे चला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ही वॉकड अलॉन्ग with the money in his pocket he felt quite pleased with his smartness। और जैसे जैसे वो पैसे लेकर के चल रहा था अपनी पॉकेट में रख के, तो वो बहुत ही he felt quite pleased, बहुत खुश हो रहा था अंदर से। किस चीज़ को लेकर के, अपनी स्मार्टनेस को लेकर, अपनी शातिरी को लेकर के, स्मार्ट होना, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, देखो कितनी आसानी से इसको चुरा लिया। इसके 30 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट मैंने चुरा के, और मैं आ गया हूँ, मेरे पास इतना पैसा हो गया, और ये पैसों के साथ अब जा रहा है, पैसे उसके हैं पॉकेट में। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। और तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे पब्लिक हाईवे से, जहाँ से हर कोई गाड़ियाँ जा रही होती हैं, पुलिस की भी गाड़ियाँ जाएंगी तो यूजुअली वहीं से जाएंगी, तो ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, तो मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, बल्कि मुझे टर्न ऑफ मतलब घूम जाना चाहिए, रोड के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाईवे से नहीं जाना चाहिए। और किस तरफ टर्न हो जाना चाहिए, वुड्स की तरफ। वुड्स यानी आप जानते हैं फॉरेस्ट को बोलते हैं, उसकी तरफ निकलना चाहिए, उसकी तरफ से चलना चाहिए आगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, इनिशियल आवर्स में, शुरुआती कुछ घंटों में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, और शुरुआती कुछ घंटों में इसकी वजह से, यानी कि अपना रास्ता बदलने की वजह से, उसे कोई खास ऐसी समस्या नहीं हुई। इट कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, लेटर इन द डे, चीज़ें और ख़राब होती चली गई, वर्स होती गई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, लेकिन उसको उस फॉरेस्ट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और वो असल में एक बहुत बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था, ऐसा बहुत बड़ा जंगल था, विच ही हैड गॉटन, जिसके अंदर अब वो चला जा चुका था, फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। और उसने क्या कोशिश की, टू बी श्योर, एकदम श्योर होकर के, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलते रहने की, बट द पाथ, लेकिन जो रास्ते थे वो ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मुड़ मुड़ करके पता नहीं कहाँ जा रहे थे, सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरह से चल रहे थे।
ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ वुड। और वो चलता रहा और चलता रहा, लेकिन विदाउट कमिंग टू द एंड का मतलब कि वो कभी भी एंड में नहीं पहुंच रहा था, उस वो जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वुड का आप मतलब जानते हैं, जंगल। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। और कुछ समय बाद उसको ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक ही एरिया में, उस जंगल के एक ही एरिया में ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में वो घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। जैसे भूल भुलैया में होता है, हम रास्ता भटक जाते हैं तो एक ही पार्ट में घूमते जाते हैं। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप। और अचानक ही जो ये फिलॉसफीज करता रहता था दिन भर बैठ करके या रास्तों में सोचता रहता था, वही उसको अब वही थॉट्स उसको अपने लिए आने लगे। तो देखिए, देखते हैं कैसे आने लगे। अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और जो कहानियाँ ये दूसरों के लिए सोचता था कि देखो वो फंस गया, देखो वो फंस गया, देखो वो बेट्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, फंसने वाला है, तो अब जो था, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी बारी थी इसमें फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। और इसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो ये चीज़ें अपने बारे में सोचता था आज इसके साथ हो चुकी हैं, और उसने अपने आप को ही, जैसे लोग जो थे वो बेट को देख करके अपने आप ही उन फंदों में फंस जाया करते थे जाकर, उसी तरह से वो एक बेट को देख करके, 30 करोड़ बिल्स को देख करके बेवकूफ़ बन गया और अपने आप को फंसा लिया, जानबूझ करके अपने आप को फंसने पर मजबूर कर दिया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स। अब देखिए पूरा द होल फॉरेस्ट, अभी अच्छा पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। तो पूरा ही जो फॉरेस्ट था, विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ट्रंक आप जानते हैं, पेड़ के बीच वाले हिस्से को हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस आप जानते हैं ऊपर वाले हिस्से को हम ब्रांच कहते हैं। थिकेट्स होता है, थिकेट्स आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, डेंस बुशेस होती हैं, या पेड़ भी आप बहुत ज़्यादा डेंसली लगा देंगे तो उसे हम थिकेट्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल अभी जब एक सेकेंड में देखते हैं हम। एंड फॉलन लॉग्स, फॉलन लॉग्स यानी जो कुछ भी पेड़ वगैरह स्टॉर्म्स की वगैरह पे गिर जाते हैं तो वो लकड़ी की तरह गिर जाते हैं, तो वो उसी को कह रहा है फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल का मतलब जिसको पेनेट्रेट करके निकला नहीं जा सकता है, जिससे बाहर नहीं आया जा सकता है। और प्रिजन यानी कि आप समझते हैं जेल, ठीक है। तो ऐसा एक बाहर ना आ सकने वाला जेल बना दिए थे ये सभी चीज़ मिलके। क्या क्या? पूरा जंगल, पेड़ की मेन ट्रंक और उनकी ब्रांचेस, थिकेट्स मैंने आपको बता दिया मीनिंग, फॉलन लॉग्स गिरे हुए पेड़, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी एस्केप कर ही नहीं पा रहा था चाहे वो कितनी भी कोशिश कर रहा था। चलिए ये देखिए, ये एक एग्जांपल है थिकेट का। आप देख रहे हैं कितने डेंसली बुशेस यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये सब देख सकते हैं, इसके बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सब में वो जो था ऑथर हमारे, वो फंस चुके थे और उनको रास्ता आगे का नहीं मिल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और महीना कौन सा चल रहा था? दिसंबर, यानी कि ठंड भी हो रही थी, और लेट इन दिसंबर। और दिसंबर में आप जानते हैं कि ठंडियाँ बहुत जल्दी, रात बहुत जल्दी हो जाती है। कहने का मतलब कि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, इसलिए बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और वैसे भी लेट हो चुका था। लेट यानी कि सॉरी, लेट का मतलब वो नहीं है कि दिन का लेट हो, तो लेट इन दिसंबर यानी कि दिसंबर के एंड का कुछ महीने एंड का टाइम चल रहा था, दिसंबर खत्म होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो इधर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डार्कनेस यानी अंधेरापन जो था वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर, वो अब धीरे धीरे फॉरेस्ट के ऊपर आती ही जा रही थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसने क्या किया, इस चीज़ ने डेंजर को बढ़ा दिया। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे शिकारी जो होते हैं, लेपर्ड्स वगैरह, वो सब रात में निकलते हैं, और अगर ये मिल जाएगा तो इसको भी खा जाएंगे वो लोग। एंड ऑल्सो इंक्रीज हिज ग्लूम, ग्लूम आप जानते हैं क्या होता है? ग्लूम होता है दुख। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर माने होता है होपलेसनेस वाली स्टेट, ठीक है।
कि कोई होप नहीं है इसके पास, लैक ऑफ होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो निराशा और होपलेसनेस वाली स्टेट इसके अंदर धीरे धीरे आ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, लेकिन बहुत सब देखने के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद इसको कोई रास्ता नहीं मिला। अल्टीमेटली ये उस जंगल में फंस चुका था। एंड ही सैंक डाउन, सैंक डाउन मतलब कि ज़मीन पर पे बैठ गया एक झटके के साथ, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे जाके जल्दी से मतलब वो थक के मारे, टायर्ड टू डेथ, इतना थक चुका था कि ज़मीन पे एक तरह से गिर ही पड़ा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते सोचते कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है, यानी कि अब उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि अब रात में इसको रास्ता तो कोई मिलेगा नहीं, तो कोई ना कोई जानवर आके उसको खा जाएगा। बहुत सारे सांप वगैरह भी आते हैं तो उसको कोई ना कोई मार डालेगा, ये सब चीज़। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, और जैसे ही, जस्ट एज ही लेड, जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, ग्राउंड पर रखा, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत हार्ड, बहुत लाउड रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग आप जानते हैं कि पीटने की आवाज़ कोई चीज़ होती है तो उसे हम थम्प करना कहते हैं। और सबसे मेन चीज़ में क्या है कि रेगुलर, बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल पर हो रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और उसने सुनने के बाद वो तुरंत ही समझ गया कि ये क्या चीज़ है, यानी कि अब उसको कोई डाउट नहीं हुआ इस चीज़ में कि ये क्या हो सकता है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तुरंत खड़ा किया, और दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और तुरंत ही समझ गया कि ये तो कोई हैमर स्ट्रोक्स है। हैमर यानी हथौड़ी के पीटने की आवाज़, ठीक है, निंजा हथौड़ी के पीटने की आवाज़। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक किसी आयरन मिल से, यानी आप जानते हैं कि आयरन मिल में ये सब काम चलते रहते हैं, हैमर से लोहे को बार बार मारा जाता है, तो उसकी आवाज़ थी, आ रही थी उसको, वो तुरंत समझ गया। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने तुरंत ये सोचा अगर आवाज़ ऐसी आ रही है आयरन मिल की, तो इसका डेफिनेट सा मतलब है कि आसपास लोग भी होंगे, पीपल भी होंगे आसपास, जो कि मेरी मदद कर सकेंगे इस सिचुएशन में। ही समंड का मतलब होता है कि गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, सारी स्ट्रेंथ को उसने गैदर किया, गॉट अप, खड़ा हो गया, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाना होता है, तो किसी तरह जैसे तैसे लड़खड़ा कर, जिस तरह से साउंड आ रही थी, जिस तरह से आवाज़ आ रही थी, उस तरफ से लड़खड़ाते हुआ किसी तरह से उसकी तरफ चलने लगा। द रैम्सो आयरन वर्क, रैम्सो आयरन वर्क था, वहाँ का एक आयरन वर्क था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, और अब ऑथर हमें बता रही हैं कि ये जो रैम्सो आयरन वर्क है ये अब बंद हो चुका है इस समय, मतलब प्रेजेंट डे में ये बंद हो चुका है, ठीक है। डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो, और कह रही हैं कि पहले के समय में, नॉट सो लॉन्ग अगो, एक मतलब ये बंद नहीं था उस समय, ए लार्ज प्लांट, और क्या था उस समय, बहुत बड़ा सा प्लांट था। प्लांट आप जानते हैं, मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। विथ स्मेल्टर, देखिए स्मेल्टर होता है जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग का मतलब प्रोसेस होती है ऐसी जिसमें उसको पिघला दिया जाता है, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में। और क्योंकि आप जानते हैं कि आयरन की फैक्ट्री है तो आयरन को भी पिघलाया जाएगा। और रोलिंग मिल का मीनिंग होता है, देखिए, ऐसी बड़े बड़े रोलर्स की मदद से दबा करके मेटल को चपटा किया जाता है। बहुत जगह आप जानते हैं पतली शीट्स का यूज़ किया जाता है मेटल की, तो वहाँ पे जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके लिए हम फैक्ट्री में फैक्ट्री में रोलिंग की जाती है उस लोहे की। और फोर्ज का मतलब होता है गरम कर करके पीटना। तो ये जो थी, ये फोर्जिंग प्लांट की आवाज़ थी जो उसको बार बार सुनाई दे रही थी। अगर आपने एक टीवी सीरीज आती थी, पता नहीं अभी आती कि नहीं, हिस्ट्री टीवी 18 पे, फोर्ज्ड इन फायर, ठीक है, अगर आपने उसको देखा है, आपने कभी भी उसको एक भी एपिसोड देखा है, तो आप फोर्ज का मतलब समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। उसमें वो लोग गरम करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्वॉर्ड बनाना है, स्वॉर्ड यानी कि तलवार बनाना है, तो आपको गरम करके उसको पीटना पड़ेगा खूब तेज तेज, जिससे वो चपटी हो जाए, उस पर धार आ जाए, धार बनाई जा सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं। इन द समर, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस। देखिए नेक्स्ट लाइन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
समर टाइम में, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी कतारें ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट। अब देखिए बार्जेस क्या होती हैं, बार्जेस और कुछ नहीं होती हैं, मैं बता रहा हूँ, लंबी और पतली फ्लैट बॉटम की बोट्स होती हैं। बोट्स क्या बोले, शिप होती हैं बड़ी बड़ी, जिससे केवल एक ही उनका काम होता है, सामान ट्रांसफ़र करना, सामान ट्रांसपोर्ट करना, और खासकर उन जगहों में जहाँ पे एक इनलैंड वाटरवे होता है। इनलैंड वाटरवे यानी आप समझते हैं कि शहर के अंदर एक कैनाल बना दिया जाता है जिसमें ये सब आ जा सकती हैं, और ये यूजुअली तब होता है जब अंदर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री वाली जगह हो, जहाँ पे एकदम टन्स में, बहुत ज़्यादा हज़ारों टन्स में सामान को ट्रांसपोर्ट कराना होता है। तो सबसे बेस्ट उसका आप जानते हैं कि शिपिंग ही सबसे अच्छा मेथड होता है। तो अब देखिए बार्जेस, आपको मैंने लिटरल मीनिंग तो बता दिया, अब मैं फिगर भी इसका दिखा देता हूँ। बार्जेस मतलब माने कि लॉन्ग नैरो फ्लैट बॉटम बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ये देखिए ये होती है एक तरह की बार्ज, आप देख सकते हैं इसको, और ये आप देख सकते हैं ये एकदम फ्लैट बॉटम होती है नीचे से, लेकिन लगभग फ्लैट ही बॉटम है, और सामान इसमें कितना ज़्यादा लोडेड है, इतना आप जानते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट में भी नहीं हो सकता, और इतना ना ही फ्लाइट से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट एक और पिक्चर देखिए, मैंने आपको जो इनलैंड वाटरवे की बात बताई थी कि शहर के अंदर सामान कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो देखिए एकदम ये फ्लैट बॉटम है, थोड़ा सा मार्क करता हूँ, ये देखिए ये पूरा शिप जो है ये पूरा फ्लैट बॉटम है, अगर आप ध्यान से देखें नीचे से, और ये सामान इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये जो जा रहा है आप देखिए ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, यानी कि ये शहर के अंदर जा रहा है, और शहर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह होंगी, तो वो वहाँ पे सामान ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, सामान ले जाने के लिए ये इस तरह का तरीका यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़, जो हमारा बार्जेस के बाद स्काउस की बात किया गया है। ठीक है, पूरी लंबी कतारें किस चीज़ की, बार्जेस स्काउस, देखिए सेम चीज़ है, बार्जेस और स्काउस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। स्काउस जो होती हैं वो छोटी होती हैं बार्जेस के मुकाबले, और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्काउ होती है, तो स्काउ का क्या यूज़ होता है, ये सामान तो कम ही ट्रांसफ़र करती हैं उनसे, लेकिन सामान के साथ साथ ये पैसेंजर की को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये होती हैं एक स्काउ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बार्जेस, ये लंबी लंबी बोट्स, और ये हो गई आपकी स्काउ। ये भी थोड़ी बड़ी हो सकती हैं स्काउ, इतनी छोटी नहीं होती हैं, और थोड़ी बड़ी हो सकती हैं स्काउस। चलिए स्लिड डाउन द कैनाल, स्लिड का मतलब कुछ ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, स्लिड का मतलब वही मतलब तैर करके कैनाल के थ्रू अंदर आती हैं, विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक। और ये किस तरफ का रास्ता दिखाती हैं, एक बड़ी सी इनलैंड लेक, इनलैंड मतलब ज़मीन के बीच में जो एक लेक बनाई जाती है। ठीक है, ये लेक इसलिए बनाई जाती है ताकि बहुत सारी शिप वहाँ पे आके रुक सकें, और वहाँ से अनलोडिंग का यानी सामान उतारने का काम हो सके, और फैक्ट्री तक ताकि वो सामान पहुँच सके। एंड इन द विंटर टाइम, अब आप जानते हैं स्वीडन बहुत ठंडा देश है, और ठंडियों में वहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा मतलब जम जाता है। तो इन द विंटर टाइम्स द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक तो उस समय क्योंकि पानी जम जाता है तो वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था, रोड ट्रांसपोर्ट किया जाता था, कम अमाउंट में जो ट्रक वगैरह आती थी उनसे रोड ट्रांसपोर्ट होता था, और जो रोड होती थी मिल के आसपास की। अभी देखिए ये पैराग्राफ में बताना क्या चाह रही हैं, ये एक्चुअली हमें रैम्सजो आयरनबर्ग जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, कि अगर हमसे पूछें कि डिस्क्राइब रैम्सजो आयरनबर्ग, तो हम यही पूरा पैराग्राफ उठा कर छाप देंगे। तो जो रोड्स थी मिल के आसपास की वो पूरी काली हो जाया करती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। कोल डस्ट आप जानते हैं कोयला आता है इस तरह की फैक्ट्रीज में, क्योंकि इसमें हीट और उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोहे को गर्म करके पिघलाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। विच सिफ्टेड, सिफ्टेड का मीनिंग देखिए होता है कि छन्ना, जैसे आप छन्नी में कोई चीज़ रखते हैं तो जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो निकल जाते हैं, इसी तरह से जो ट्रक होते हैं उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं वो होते हैं स्पेसेस होते हैं, वहाँ से जो पाउडर्ड हो करके कोल हो जाता है प्रेशर की वजह से, या रोड ख़राब होती है कई बार तो उसकी वजह से जो टूट टाट के जो कोल निकलता है वो उससे पूरा रोड जो है कोतांतिक काली हो जाती है। डाउन फ्रॉम बिग चारकोल, अब देखिए चारकोल की क्रेट्स वही पीछे जो ट्रक के पीछे लगी होती है उनको क्रेट्स बोला जाता है, उसमें शिफ्ट होके यानी कि छन छन के जो कोल डस्ट नीचे गिरता था उसकी वजह से पूरी रोड जो थी ठंडियों के टाइम पे काली हो जाया करती थी। देखिए ये आपको मैंने फिगर दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, इसका उसका फिगर दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, ठीक है,
सेंटेंस है, ड्यूरिंग वन, देखिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। और एक बहुत ही लंबी शाम, काली शाम, ठीक क्रिसमस के एक दिन पहले, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक है, यानी कब की बात है, हमें देखिए बताया गया था लास्ट, इसमें आपको दिखाता हूँ कि इट वॉज लेट इन दिसंबर। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इट वॉज लेट इन दिसंबर यहाँ पे, तो ये हमको यही बताया चाहता है कि दिसंबर लगभग ख़त्म हो चुका है। तो वही कह रहा है कि क्रिसमस के एक दिन पहले की बात है ये, क्रिसमस के एक दिन पहले की रात है ये। और क्या हो रहा है, द मास्टर स्मिथ क्या है, ये जो मेन वहाँ पे आयरन में काम करते हैं, ठीक है, आयरन उसमें काम करते हैं, तो वहाँ पे उस समय उस फोर्ज की और उस जगह की, जो फैक्ट्री के उस एरिया की पूरी जो रखवाली रखते हैं, जो पूरा उस वहाँ पे सारे काम को देखते हैं, उन्हें हम उसे मास्टर स्मिथ बोला गया, उसका नाम है मास्टर स्मिथ, ठीक है। और एंड हिज हेल्पर, और उसका एक हेल्पर जो है क्रिसमस की एक रात पहले बैठे हुए थे, सैट इन द डार्क फोर्ज, पूरी तरफ से अंधेरा था, और एक फोर्ज मैंने आपको बताया ऐसी जगह जहाँ पे एक जगह मेटल को गर्म किया जाता है, उसको हैमर से, निंजा हथौड़ी से मार मार के उसको पतला किया जाता है, ठीक है, उसको फ्लैट किया जाता है, या जिस भी शेप में करना होता है तो हैमर से आप हर शेप में कर सकते हैं। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, ठीक है, तो फर्नेस के पास बैठे हुए थे, किस चीज़ का वेट करते, पिग आयरन। अब देखिए पिग आयरन होता है एक लोहा होता है जिसमें कार्बन के कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, और ये जनरल पर्पज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसको और रिफाइनिंग करना होता है तब इसका यूज़ होता है। तो पिग आयरन, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है एग्जांपल है पिग आयरन का, तो बहुत ज़्यादा रफ और ख़राब सा आयरन होता है। आप देखते हैं ऐसा आयरन आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास जब तक आता है तो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका होता है वो, तो ये तो बहुत भुरभुरा सा आयरन होता है, ठीक है। चलिए, पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो पहले से आग में रखा जा चुका था। आग में क्यों रखा जा रहा है, इन्हीं सब प्रोसेस के लिए, फोर्जिंग के लिए, इसको हैमर कर करके उसको हम जिस भी शेप में उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो कि कर लें उसको, ठीक है। टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल, और कहाँ पे करेंगे, एनविल पर, ठीक है। एनविल आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा तो मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि वो रेडी हो जाए, स्टेटमेंट क्लियर होगा आपको। टू बी रेडी टू पुट एन एनविल, जिससे वो तैयार हो जाए, गर्म कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं ठंडे लोहे को आप नहीं मोल्ड कर सकते हैं, आप उसका डिफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन गर्म किया जाता है ताकि इसको मार के डिफॉर्म किया जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक बिफोर द आयरन इज कोल्ड, ठीक है, जो भी इसका था मुझे याद नहीं है वो जो की थी। तो ये देखिए, ये है एक एनविल, ठीक है, और इस पार्ट पर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इस पार्ट पर लोहे को रखा जाता है और यहाँ पर उसको बीट किया जाता है, उसको जिस भी फॉर्म में ट्रांसफर कर। देखिए ये निंजा हथौड़ी रखा हुआ है, ठीक है, मैं निंजा हथौड़ी बोलता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इससे हम बीट करते हैं इसको, और ये पूरा बड़ा सा एक एनविल है। एनविल होता क्या है, एक आयरन का ही ब्लॉक होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए मार मार के कितना खुरदुरा भी हो गया। चलिए फालतू बात नहीं, बैक टू टॉपिक। चलिए क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, और हर थोड़ी देर पे, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर, खड़ा हो जाता था, किस चीज़ के लिए, स्टर करने के लिए, स्टर यानी कि मिक्सिंग करने के लिए, चलाने के लिए। ग्लोइंग मास, ग्लोइंग मास मतलब समझ रहे हैं आप, ग्लोइंग मास मतलब, क्योंकि जब लोहा गर्म था, लोहा एकदम जल रहा था, तो ग्लो भी करता है, ठीक है। तो लॉन्ग, एक बड़े से लंबे से आयरन के लोहे के बार की मदद से उसको स्टर कर रहे हैं, स्टीयर नहीं, स्टर। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर बाद वो रिटर्न होते हैं। उनके लिए इसको फर्नेस के पास जाना पड़ता है, इनमें से किसी एक को, कौन कौन बैठा हुआ है, मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर को, कोई एक जाता है और उनको कुछ देर में वो लौटते हैं। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और इतनी गर्मी होती है फर्नेस के पास, आप भी जानते हैं कि वो पर्सपिरेशन का मीनिंग होता है स्वेट, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, तो ड्रिप करना मतलब बहुत ज़्यादा पसीना उस वक्त आ जाता है। दो एज वॉज द कस्टम, लेकिन इन सब के बाद भी जैसा वहाँ का कस्टम था, जैसा वहाँ की ड्रेस अलाउड थी, ही वो नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट
एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। तो का मतलब है कि हालांकि या इस तरह का मीनिंग आता है, उनका जैसा कस्टम था, उनका वहाँ पे जो रूल्स बने हुए थे कि ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग टी शर्ट, एक लंबी सी टी शर्ट पहने हुए थे और एक वुडन शूज। वो वुडन शूज आप जानते हैं क्यों पहने हुए थे, कि कोई भी अगर गर्म चीज़ से टकराए तो उनका पैर जले नहीं, सेफ्टी रहे। ठीक है, एक लंबी सी शर्ट और एक वुडन शूज पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और हर समय बहुत सारी आवाज़ें जो थी वो फोर्ज में, फोर्ज आप जानते हैं जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, देवर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। द बिग बेलोस, अब देखिए बेलोस फिर एक ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको पता नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो मैं आपको बता देता हूँ। बिग बेलोस क्या है? ग्रोंड, ग्रोंड का मतलब होता है बहुत तेज़ गुस्से से करना, गुस्सा करना, उसे हम ग्रोनिंग कहते हैं। ग्रोन या पेन में बहुत तेज चिल्लाना, उसे हम ग्रोनिंग कहते हैं। अब देखिए बेलोस का क्या मीनिंग होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो चलिए अपने एनुअल था, देख लिया। ये देखिए, ये होता है एक बेलो। अब इसमें क्या करते हैं, जब आप इस पार्ट पर प्रेशर डालते हैं, मैं आपको पेन की मदद से समझा दूँ। आप इस पार्ट में जब प्रेशर डालते हैं तो इधर से, ये वाले एंड से हवा बाहर निकलती है, और उस हवा को आप फायर की तरफ माउथ इसका कर देते हैं इस तरह से, जिससे फायर और तेज जलने लगती है। जैसा आप जानते हैं कि आप फूकते हैं अगर इसकी तरफ, अगर फायर में आप अगर फूकते हैं हवा, तो फायर जो होती है और तेज ग्लो करने लगती है, तेज जलने लगती है। कोयले को जलाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह में तो इतने छोटे छोटे बेलोस से कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े मैकेनिकल बेलोस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो मैकेनिकल बेलोस जो होते हैं वो बहुत तेज तेज आवाज़ करते हैं, तो उन्हें ही कहा जा रहा है कि बिग बेलोस ग्रोन्ड। एंड द बर्निंग कोल, बर्निंग कोल जो जलता हुआ कोयला है, क्रैक्ड। आप जानते हैं कि जब आप कोल को अगर जलते हुए सुनेंगे कभी, तो क्रैकिंग की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, तो उससे कह रहा है ऑथर कि वो क्रैक कर रहा था। द फायर बॉय शोवेल्ड, फायर बॉय यानी उसका हेल्पर की बात कर रहा है, वो जो आग जलाने को मदद कर रहा है। फायर बॉय यहाँ पे किसी कोई और भी कह सकता है, ये बहुत स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें दो ही लोग बताए गए हैं, इसलिए हम अभी फायर बॉय को इनका हेल्पर ही लेकर के चलेंगे। द फायर बॉय शोवेल्ड कार, शोवेल्ड यानी कि शोवेल आप जानते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आगे फ्लैट सा पीस लगा होता है लोहे का, जो सामान या मिट्टी वगैरह उठा के फेंकने का काम कर रहे हैं, तो उससे यूज़ लिया जाता है। तो चारकोल को उस शोवेल से उठा के, शोवेल की फिगर मैं अच्छा दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये है शोवेल, ठीक है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे ख्याल से इसको फावड़ा कहते हैं। तो इसकी मदद से ही वो कोयले को उठा के फेंक रहा था। ठीक है, तो फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ, मॉ होता है वाइड ओपन माउथ। ठीक है, मॉ का मतलब होता है ऑफ द फर्नेस, और फर्नेस को के मुंह को ही मॉ कहा गया है। विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत तेज आवाज़ के साथ। क्लैटर आप जानते हैं कि आवाज़ को कहते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ को, और ग्रेट डील यानी बहुत तेज़ आवाज़ को के साथ उसको उसके मुंह में यानी कि फर्नेस के अंदर चारकोल को फेंक रहा था फायर बॉय। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और ये भी बता रहे हैं ऑथर कि उसी के बाहर यानी कि जो हमारी फैक्ट्री है उसके बाहर जो है एक वाटरफॉल भी है। ठीक है, रैमजो आयरन वर्क्स नाम की जो फैक्ट्री है उसके बाहर एक वाटरफॉल है, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, वो रोर कर रहा है एक तरह से। एंड द शार्प नॉर्थ विंड, एक विंड का नाम है ये, शार्प नॉर्थ विंड। विप्ड, विप्ड का मीनिंग होता है कोड़े से, आप जानते हैं कोड़ा होता है, उससे मारा जाता था पहले के ज़माने में, ये जानवरों को भी मारा जाता था, क्रुएल्टी का एक फॉर्म था वो। तो विप, उसको मारने को विप्ड कहते थे, या चाबुक चलाना जैसे कहते हैं, चाबुक से मारना। तो जो शार्प नॉर्थ विंड थी, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो जो शार्प नॉर्थ विंड आ रही थी वो इतनी तेज़ हो गई थी, मानो जो बारिश थी उसको इतना तेज़ वो ब्रिक से टाइल्ड रूफ पे मार रही थी, मानो लग रहा था कि वो चाबुक चला रही है। चाबुक से भी बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लाइन है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। तो कह रहा है ऑथर कि यही शायद कारण रहा होगा, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, कि ब्लैक स्मिथ जो है, वही जो मास्टर स्मिथ है हमारा, वो ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाया
कि एक आदमी ने गेट ओपन किया और फोर्ज के अंदर बिना किसी के परमिशन के अंदर आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के बहुत क्लोज जाके खड़ा ना हो गया तब तक वो उसको देख नहीं पाया, क्योंकि फर्नेस के पास से लाइट आ रही थी। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगेबॉन्ड। वैगेबॉन्ड देखिए वही आप जानते हैं, शुरुआत में भी ये लाइन यूज हुई है, तो वैगेबॉन्ड मतलब उसी के पेडलर के बारे में यूज हो रहा था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगेबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ। आगे हम पढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं ऑथर कि श्योरली ज़रूर ही ये बात सच है कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, नथिंग अनयूजुअल, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। पुअर वैगेबॉन्ड यानी इस तरह से इधर उधर घूमने वाले लोगों के लिए जिनके पास कोई शेल्टर नहीं था, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, वो अट्रैक्ट हो जाना फोर्ज की तरफ किस चीज़ की मदद से? फोर्स से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, ग्लो निकलती है, लाइट निकलती है, और एस्केप थ्रू द सूटी पेन। सूटी पेन आप समझ रहे हैं, जिन पेन्स में सूट बहुत ज़्यादा जम जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोल जमता था, कोल से सूट निकलती है, उस सूट से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही थी उससे ये लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, पुअर वैगाबॉन्ड लोग। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म करने आ जाते थे इन फ्रंट ऑफ। देखिए हम बहुत सारे हमको फिगर एस्केप करने पड़ेंगे। एंड टू, चलिए ठीक है, लास्ट लाइन हम याद रखेंगे, अब की आप ही याद रखेंगे। टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो कह रहे हैं ऑथर कि क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि ठंडी की रात थी, दिसंबर, लगभग 24 दिसंबर की डेट थी, तो ठंड बहुत थी, तो अपने आप को गर्म करने के लिए उस फायर के सामने वो लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, फायर की तरफ खींचे चले आते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो ब्लैक स्मिथ था, जो वहाँ पे मास्टर स्मिथ बैठा हुआ था, जो वहाँ पे उनका जो मेन मालिक था सभी काम करने वालों का उस आयरन वर्क्स में, उन्होंने केवल ग्लांस किया। ग्लांस करना बहुत हल्के से देखना, ओनली कैजुअली मतलब बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि उसको बहुत छानबीन कर रहे हैं कि कौन आ गया कैसे आ गया। एंड इनडिफरेंटली का मतलब होता है कि बहुत ही सामान्य तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत नॉर्मल और साधारण तरीके से उनको देखा, मानो उसके पास आते रहते हुए ऐसे बहुत सारे इंट्रूडर, और उनको इस तरह से शेल्टर के लिए कह देता हूँ कि ठीक है आप लोग रह लीजिए यहीं पे, उस इंट्रूडर की तरफ। और इंट्रूडर कौन है? आप जानते हैं, वैगाबॉन्ड है, यानी कि हमारा पेडलर है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो जो था हमारा पेडलर, वो वैसा ही दिख रहा था जैसे उस तरह के होमलेस और जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग जैसा दिखते हैं ठीक वैसा ही दिख रहा था। क्या क्या? जैसे लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, गंदा, उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदा था क्योंकि बहुत क्लीन नहीं रह पाता था। रैग्ड, फटे चिटे कपड़ों में था। एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और कुछ रैट ट्रैप का समूह अपना, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके चेस्ट से, उनके जो फटे चिटे कपड़ों से कुछ रैट ट्रैप्स का बंडल जो बेचता था उसको टांगे हुआ था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और उसने क्या किया कि इसने उससे परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, मास्टर स्मिथ हमारा, उसने नॉडेड मतलब हाँ तो कर दिया। नॉडेड ए हॉटी कंसेंट, हॉटी का मतलब होता है, समझिएगा, हॉटी का मतलब होता है बहुत प्राइड या बहुत एरोगेंट होकर के, घमंडी बन करके। और कंसेंट मतलब हामी भर दी कि हाँ ठीक है भैया रहो। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसके लिए एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, यानी कुछ नहीं बोला, बस उसने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है जाओ रहो। द ट्रैम्प डिड नॉट सी एनीथिंग। अब देखिए ट्रैम्प, फिर नया शब्द ऑथर ने यूज़ किया है, और ट्रैम्प का मतलब मैं फिर वही बोलूँगा, द पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो सेम ही मीनिंग है, वैगाबॉन्ड बोलिए, ट्रैम्प बोलिए, ठीक है। तो हम पेडलर बोल रहे हैं, द पेडलर डिड नॉट से एनीथिंग, तो पेडलर ने कुछ भी नहीं कहा आइदर, और मतलब उसने कुछ नहीं कहा इसलिए, और इसने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए ऑथर ने आइदर शब्द का यूज़ किया कि दोनों ने ही रिटर्न में फिर कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई।
ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और सीधी सी बात है, जो हमारा पेडलर था वो कोई बातचीत करने वहाँ पे तो नहीं आया था, ठीक है, वो केवल अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फर्नेस था, गर्म थी, भट्टी थी वहाँ पे, और सोने के लिए, केवल इन दो काम के लिए ही आया था। हैड नॉट कम देयर टू टॉक। In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master। और उन दिनों जो रैम्सो आयरन मिल थी वो एक बड़े प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है बहुत फेमस, ठीक है, बहुत, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसे हम प्रोमिनेंट कहते हैं, वेरी प्रोमिनेंट, बहुत फेमस या इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर। आयरन मास्टर आप जानते हैं जो आयरन वर्क्स का मालिक होगा। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका सबसे बड़ा सपना क्या था, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसका सपना केवल इतना सा था कि सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट तक जाना चाहिए। ही वॉच्ड बोथ डे एंड नाइट टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो क्या करता था, रात में भी और दिन में भी, दोनों ही टाइम वो बहुत ही कड़ी निगरानी रखता था और देखता रहता कि जो काम है वो सही ढंग से हो और जितना बेटर हो सके, एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है, जितना पॉसिबल उसके उतना बेटर और अच्छा काम हो और बेटर क्वालिटी आयरन आगे जाए मार्केट में। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और एकदम इसी क्षण, वेरी मोमेंट का मतलब इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और ठीक इसी समय वो फोर्ज में आ गया। फोर्ज आप जानते हैं वही जगह जहाँ पे ये सभी लोग थे, मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसका हेल्पर, और ये जो हमारा पेडलर था वो सो रहा था, यानी सोने आया था वह फिर। ऑन द नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और क्या के लिए आया था, नाइटली राउंड, रात का दौरा करने वहाँ का कि कैसा काम चल रहा है, और इंस्पेक्शन के लिए कि भाई देखें कैसा काम चल रहा है, तो रात का राउंड ले रहा था। तो नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet tracks। और सीधी सी बात है, वो अगर कोई तीसरा आदमी देखेगा तो सबसे पहले उसी पे नज़र जाएगी। तो जो पहली चीज़ उन्होंने देखी वो देखी टॉल रागामुफिन, फिर वहीं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, अ पर्सन इन रैग्ड एंड डर्टी क्लोथ्स, एक ऐसा आदमी जो रैग्ड और डर्टी कपड़ों में होगा उससे हम रागामुफिन बोलते हैं। वही बात है, पेडलर को बोल रहा है, तो एक लंबा सा पेडलर, हु हैड ईज्ड हिज वे, और धीरे धीरे उसने आराम से अपना रास्ता वहाँ तक बना लिया, इतने फर्नेस के इतने पास तक कि उसका जो स्टीम जो था उसके कपड़ों से निकल रहा था। स्टीम कैसे निकल रहा था कि उसको बहुत पसीना आया होगा, और वही पसीना जो था वो अब सूख रहे थे उसके कपड़े, तो वो उसमें से निकल रहा था, ठीक है, उसको पसीना आता जा रहा था, और फर्नेस के पास होने की वजह से वो उसके ठंडे कपड़ों में से एक तरह से स्टीम निकल रही थी पसीनों से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। जो आयरन मास्टर था उसने ब्लैक स्मिथ ने जिस तरह से बर्ताव किया उसको एकदम फॉलो नहीं किया, ठीक है, कैसे किया, ऐसे नहीं किया, देखते हैं। हु हैड हार्डली डीन्ड, देखिए डीन्ड का मीनिंग होता है कि टू डू समथिंग दैट वन कंसीडर टू बी बीनीथ वन डिग्निटी, कोई ऐसा काम करना जो आप अपनी डिग्निटी से नीचे समझते हैं। जैसे इसके लिए जो हमारा वो था ब्लैक स्मिथ था, इसने सोचा था अपनी डिग्निटी से कम एक ऐसे रैगामुफिन से बात करना, एक वैगेबॉन्ड से बात करना, ढंग से कपड़े भी जिसने नहीं पहन रखे हैं, उसने अपनी डिग्निटी से नीचे समझा था। लेकिन ऐसा समझा था उसने। और डीन का मतलब होता है कि अपने से बात करना, और हार्डली डीन का मतलब हो जाएगा कि उसने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। लेकिन जो आयरन मास्टर था उसने इस तरह का बिहेवियर नहीं शो किया, यानी कि उसने बात की थी। और क्या किया उसने, आगे देखते हैं। टू लुक हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, तो उसने स्ट्रेंजर से देखा भी नहीं था, किसने, ब्लैक स्मिथ ने। ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, अभी किसकी बात हो रही है, आयरन मास्टर की बात हो रही है, वो उसके बहुत करीब तक गया। लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको हर तरफ से, चारों तरफ से बहुत केयरफुली देखा पहले। एंड टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, देखिए टोर ऑफ का यहाँ पे मतलब फाड़ दिया नहीं है, टोर ऑफ का मतलब कि निकाल दिया, पुल करके हटा दिया, ठीक है। और स्लाउच हैट का मीनिंग होता है हैट विथ वाइड एंड फ्लेक्सिबल ब्रिम, ठीक है, बाहर का जो उसका वो है। और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है एक स्लाउच हैट, और इसका वाइड और फ्लेक्सिबल जो है इसका ब्रिम होता है, बाहर का जो वो होता है
वो ऐसा कुछ उसने पहन रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस स्लाउच हैट। स्लाउच हैट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने आपको फिगर दिखा दिया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसका बेटर व्यू पाने के लिए, क्या उसको कैसा दिखता है ये देखने के लिए उसने उसका हैट जो था वो हटाया, और ये था इस टाइप का उसका हैट था। तो चलिए इतना था हमारा आज का पार्ट 1। और उसने जब उसका स्लाउच हैट हटाया उसके बाद क्या होता है, क्या कहानी में टर्न्स आते हैं, क्या ट्विस्ट आते हैं, ये हम देखेंगे अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में।